हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो दो डेट्स के रहेंगे। एक तो 26 जून 2021 एंड इसी के बाद 27 जून 2021 के करंट अफेयर्स भी इसी वीडियो के अंदर है। कल एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं कंबाइंड करके उसे अपलोड कर रही हूँ। एंड साथ के साथ ये भी बता दूं कि आज संडे होता है, तो इनसाइट्स भी जो होता है वो कोई करंट अफेयर्स पोस्ट नहीं करते, तो कल कोई वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जो भी करंट अफेयर्स मैं फॉलो करवा रही हूँ आपको, वो इनसाइट्स आईएएस के ही हैं। सो यू कैन ईजीली ट्रस्ट ऑन दीज, एंड अगर कोई और इम्पॉर्टेंट इशू होता है तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखा करिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए इनफ हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिए। डेली शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाकर रखिए, वो रिवीजन में ज़रूर आपके काम आएंगे। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 में देखेंगे कि इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किस तरीके से डोनेशन जो है वो बताया है 3 करोड़ का, किसको मिला, कहाँ से मिला, तो देखेंगे। मिशन कर्मयोगी जो कि सिविल सर्विसेज के लिए है, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है, वो देखेंगे। पीटर पैन सिंड्रोम क्या है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में भी हम जानेंगे। जीएस पेपर 3 में चंद्रयान 2 देखेंगे, एंटार्क्टिक ट्रेटी सिस्टम देखेंगे, ब्लैक सी एंड पोसोन भी देखेंगे। जस्ट इसी के बाद आपकी 27 जून का भी जो करंट अफेयर है वो इसी के साथ आपको देखना है। तो आज वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बट सभी करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर कोई वीडियो किसी दिन अपलोड नहीं होती है तो वो नेक्स्ट डे ज़रूर अपलोड होगी। एंड आप कम्युनिटी टैग को भी देखते रहा करिए, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर दिया करूँगी। चलिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है कि बीजेपी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इससे। तो यहाँ पर ये क्यों न्यूज़ में आया है, एक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट। उन्होंने कहा है कि उनको 3 करोड़ रुपए जो हैं वो मिले हैं बिरला कॉरपोरेशन से। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बॉन्ड्स का साधन लिया है ताकि वो जो डोनेशंस हैं वो दे सके। हालांकि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एक वॉच डॉग की तरह है, एंड वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज़ करना वो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962 के खिलाफ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पैसे लूँ एंड एक कागज़ पर लिख कर ये दे दूँ कि इतने इंटरेस्ट पर, इस टाइम पर, एंड इतने पैसे मैं आपको रिटर्न करूँगी। ठीक है, सो बेसिकली एक मीन्स एक पेज है जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हैं एंड बैंक को आप पैसे दे देते हैं, और बैंक आपको एक बॉन्ड जो होगा वो मतलब आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब क्या हो गया, जैसे इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको कोई पेज ना प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉनिकली वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड। नाउ इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो सबसे पहले तो बैंक्स चूज किए जाते हैं, फिर वही बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज करता है। जब वो बॉन्ड आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में जमा किए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये जमा किए, आपको बॉन्ड मिल गया। अब वो बॉन्ड का मतलब 50,000 रुपये ही तो है ना, तो उसको यूज़ करके आप कहीं पे कोई पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वही जो बॉन्ड है वो किसी पार्टी को भी ले जाकर दे सकते हैं कि ये डोनेशन मैं आपको देता हूँ। तो जो 50,000 रुपये बैंक आपको देने वाला था, वही पैसे बैंक जो है वो उस इलेक्शन पार्टी को देगा। सिमिलरली जो पार्टी होगा उस वो बॉन्ड डिपॉजिट कर देगा एंड उसको पैसे मिल जाएंगे। जो इस सब की जो डिटेल्स होंगी वो जो इलेक्टोरल कमीशन होता है उसके पास भी होती हैं। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम करता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाए डोनर की। मतलब अगर मैं किसी को डोनेशन देती हूँ तो मेरी हर एक डिटेल होनी चाहिए एंड मैंने किसको डोनेशन दी है ये भी पता होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट ने ये कहा, क्योंकि डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली है, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है विद रिगार्ड टू पे इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब डोनर कौन है तो वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो अब यहाँ पर ये पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे कौन दे रहा है, मतलब मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं डोनेशन कर रही हूँ। तो हो सकता है कि कोई मैं अपना ब्लैक मनी जो है वो वाइट मनी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन कंसर्न यही है
कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, अगर वो इस टेक्निक को अडॉप्ट करने लगेंगे जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नॉर्म्स को अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया जाता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मींस अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी, अनचेक्ड फंडिंग होगी, ब्लैक मनी सर्कुलेट होगा, भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे बोल सकती है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बॉन्ड्स के थ्रू हमें दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के काम हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये जो पार्टी है, ये जो प्रैक्टिस है, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 एंड जो आईटी रूल्स है 1962, उसका जो रूल 17 CA है, उसके खिलाफ जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद इलेक्टोरल ट्रस्ट। नाउ इलेक्टोरल ट्रस्ट 2013 एक एनपीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यही देखती है कि किस पर्सन से कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ एंड इस स्कीम को नोटिफाई किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनसाइट्स के क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रीलिम्स की जो क्विज होती है उसमें पूछा जाता है कि ये जो स्कीम है वो किसने नोटिफाई किया है। तो स्कीम नोटिफाई की है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने। ठीक है, CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्विज ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अगर अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी 3 महीने हैं, मेंस के लिए भी अभी तो कम से कम 7 महीने हैं, 6 महीने हैं। ठीक है, 7 जनवरी से आई थिंक पेपर शुरू होंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। 6 महीने के अंदर आप अगर मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर क्विज लगा कर देखेंगे, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि कहाँ से कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए। तो अब इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है वो तो कोई ढांचा फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए वो इसके खिलाफ है। देन देखिए, जो ऑब्जेक्ट था इलेक्टोरल ट्रस्ट का वो यही था कि जो पार्टीज होती है जो रजिस्टर्ड हों सेक्शन 29A ऑफ ROP एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, एंड जो भी वो कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही हैं तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। लेकिन फॉरेन सिटीज़न या कंपनी से ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इलेक्टोरल ट्रस्ट। इनको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है कि कहाँ से पैसा आया है एंड कहाँ को पैसा गया है। नाउ इलेक्टोरल ट्रस्ट कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करता है? इंडियन सिटीज़न से, या इंडियन कंपनी से, या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो। ठीक है, ये आपने इनकम टैक्स के अंदर भी पढ़े होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टास्क फोर्स फॉर मिशन कर्मयोगी। तो जो इन्फोसिस के जो CEO थे पहले, SG शिबूलाल, तो इनको अपॉइंट किया गया है मिशन कर्मयोगी की जो 3 मेंबर टास्क फोर्स है उसके चेयरपर्सन इनको बनाया गया है। तो यहाँ पर मिशन कर्मयोगी इसीलिए है कि एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया जा सके कि किस तरीके से कर्मयोगी भारत जो है वो काम करे एंड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी कॉन्स्टिट्यूशन कर सके, मीन्स उसको भी बना सकें। नो, मिशन कर्मयोगी, जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि इसीलिए बनाया गया है कि रूल बेस्ड ना ट्रेनिंग हो, कि ये रूल्स है, ये आपको फॉलो करने हैं, ऐसी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। रोल बेस्ड होनी चाहिए कि आप जनता के सेवक है, आपका ये धर्म बनता है, आपका ये कर्म बनता है, ताकि जो लोग हैं, जो बाकी सिटीज़न है, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो कि हाँ गवर्नमेंट सर्विस वाले भी काम करते हैं। तो इसलिए ये टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑन साइट लर्निंग होगी टू कॉम्प्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग। ऑन साइट लर्निंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको, जैसे पानी के अंदर जब आप उतरोगे तभी तैरना सीखोगे, तो दैट इज ऑन साइट लर्निंग। ऑफ साइट क्या होगा? आप बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आप क्विज की, अच्छा ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, दैट इज ऑफ साइट, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। जब आप टेस्ट कर लगाएंगे दैट इज ऑन साइट। एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो सिविल सर्विस की पोजीशंस हैं वो कैलिब्रेट कर पाएंगी, एक प्रॉपर रोल्स, एक्टिविटीज़, ये सब डेवलप हो पाएंगे। सभी सिविल सर्वेंट्स को बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी क्या क्या क्षमताएं हैं, वो ऑलरेडी पता होती है, लेकिन मजबूत किया जाएगा उनके बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसीज को। तो ये आपका मेंस के अंदर आप ये पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा। एक तो PM के द्वारा लेड की हुई एक ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल होगी जो कि मॉनिटर करेगा। एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगी जो कि ट्रेनिंग को देखेंगे, फैकल्टी रिसोर्सेज को देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप IAS बनते हैं या IPS बनते हैं या IRS बनते हैं या कोई और पोस्ट भी मिलती है तो आपकी ट्रेनिंग लबासना के अंदर होगी। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। एक होली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाएगा। कोऑर्डिनेशन यूनिट कौन होगी? कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए जगह अगर
जैसे जैसे पोस्ट में ट्रांसफ़र होता है तो सिविल सर्विसेज की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही होती है। सो इसका मेन एम यही है कि सिविल सर्वेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करना, उन्हें ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव बनाना, प्रोएक्टिव बनाना, प्रोफेशनल बनाना। तो ये सब क्वालिटीज़ भी सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं पीटर पैन सिंड्रोम क्या है। एक पर्सन को मीन्स पाया गया है, मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि एक पर्सन जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है एक माइनर को। तो दुनिया में बहुत बुरे बुरे क्राइम है, तो ये भी एक क्राइम है। एंड मीन्स जो पीटर पैन है वो एक केयर फ्री यंग बॉय है जो कि कभी ग्रो ही नहीं हो पाया। तो ये जो करेक्टर है किसने क्रिएट किया है? स्कॉटिश के नोवेल लिखने वाले जेम्स मैथ्यू बेरी ने। तो हो सकता है प्रीलिम्स के लिए पूछ लिया जाए कि ये नोवेल जो है या पीटर पैन सिंड्रोम किसने लिखा है, तो जेम्स मैथ्यू बेरी ने लिखा है, जहाँ पे दिखाया गया है कि कोर्ट ने बेल दे दी एंड वो किस तरीके से अलग अलग ग्राउंड्स के बेसिस पर मींस दोषी था। तो ये पाया गया कि इस तरीके जो ये लोग हैं जो इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं कि केयर फ्री रहना, अडल्टहुड को मीन्स एक तरीके से चैलेंज करना, फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजिंग इट्स इन अडल्टहुड, तो एंड नेवर ग्रोइंग अप, तो सफ़र फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम। तो ये इस तरीके का जो सिंड्रोम होता है, जो हेल्थ डिसऑर्डर होता है, उसे ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है, कि इस तरीके की भी कोई सिंड्रोम होती है। तो ये एक सोशो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। एंड ये आपके डेली रूटीन, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आप जहाँ पे काम करते हो, उस सब पर फ़र्क डालता है। ओके तो वो लोग जो मान लीजिए अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, या जिनकी जो बॉडी है वो बच्चे जैसे दिमाग की है, उनको नहीं पता कि कब मीन्स वो बच्चे नहीं रहे हैं एंड दे वो मदर बन गए हैं, फादर बन गए हैं, तो उनको नहीं पता चलता। तो ये मैन में ज़्यादा पाया जाता है। ओके चलिए, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई एंड जो हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स है लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, इन लोगों के लिए कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत टेरर अटैक्स किए हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ पे जो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी रहती है, जैसे पुलवामा टेरर अटैक हुआ था जिसके अंदर 40 जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे जो भी एक्शन प्लान बनाए उसमें हम यूएन रिजोल्यूशंस को फॉलो करें, जो यूएन के द्वारा ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उनके प्रति सैंक्शंस लगाए जाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए, जैसे FATF, वो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अभी पढ़ेंगे भी, इसी के अंदर वो कंबाइन कर दूंगी मैं वीडियो। देन कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे ड्रोन्स हो गया, डार्क वेब का यूज़ हो गया, ठीक है, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सबको भी समझा जाए कि ये लोग क्या क्या किस हद तक जा सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट, ठीक है, मीन्स स्थायी है, कभी ऐसा नहीं है कि इस साल बन गई अगले साल नहीं बनी, नहीं, हर साल बनेगी। इंटर गवर्नमेंटल है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में बनी थी। उस टाइम पे पाकिस्तान एंड इंडिया इसके पार्ट नहीं थे। मैंने आपको पहले भी याद कराया था, रशिया एंड चाइना तो है ही, रशिया एंड चाइना तो आपको ध्यान रखने होंगे, बाकी सारे आपको तान 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 ध्यान रखने हैं। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ठीक है, इसके अंदर अफगानिस्तान भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पाकिस्तान एंड चाइना ने 2001 में लॉन्च नहीं किया था इसको। प्रेसिड पहले से पहले क्या था? शंघाई 5 मैकेनिज्म। मेन गोल यही है, ट्रस्ट बना के रखना है, एक दूसरे के साथ अच्छा पड़ोसी बना के रखने हैं, ठीक है, कॉपरेशन करना है, चाहे पॉलिटिक्स हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो, कल्चर हो, एजुकेशन, एनर्जी, हर चीज़ में साथ देना है, ठीक है। नाउ इसके अंदर देखिए अब कौन मेंबर्स हैं, तो अब आप इसके अंदर, वो तो थे ही पहले, अब इसके अंदर आप इंडिया एंड पाकिस्तान को भी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 क्या हो गए, इसके मेंबर हो गए। ओके एंड मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान जो आता है वो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स में आता है। मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी, बीमा उसकी ट्रिक है, ठीक है। इसमें के अंदर बेलारूस हो गया, ये आप बताइएगा आई और एम क्या है। ए से आपका क्या हो गया, अफगानिस्तान। चलिए अब देखते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है तो आपका छोड़ा गया था एंड
यहाँ पे कुछ मीन्स माइक्रो फ्लेयर्स ऑब्जर्व की गई हैं। जो सन होता है उसके पास कोरोना होता है, एंड मून के पास तो चंद्रयान उतारा गया था। अब यहाँ पे भी कुछ एक कोरोना जैसा कुछ देखने को मिला है। ब्राइट स्टार के पास कुछ हॉट आउटर मोस्ट लेयर्स हैं जहाँ पे बहुत सारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है। तो 100 माइक्रो फ्लेयर्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं। तो जो कोरोना है वो अल्ट्रावायलेट छोड़ता है, ये वायरस वाला नहीं है, मैंने कई बार पढ़ाया है। तो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड आयोनाइज्ड गैसेस जो कि 2 फ़ारेनहाइट डिग्री से भी ज़्यादा होती है, 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा होती है। एंड ये जो सरफेस होता है इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, यानी कि जहाँ पे कोरोना है वहाँ पर तो आपको एक ऐसे टेल सी दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना हॉटनेस नहीं दिखाई देती, यहाँ पर दिखाई देती है। सो दिस इज़ बेसिकली द हीटिंग डिफरेंस। चलिए अब देखते हैं हम चंद्रयान 2 मिशन क्या था। तो इसकी काफ़ी हार्ड लैंडिंग हुई थी मून की साउथ साइड पर, तो साउथ के लिए छोड़ा गया था। एंड साइंटिस्ट जो है वो सोलर एक्सरे मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं सन को भी स्टडी करने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि देखा जा सके कि किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कराई कराई जा सके। एंड जो मिशन है उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था जो कि लैंडर थे। एंड प्राज्ञान जो था वो रोवर था, मतलब घूम घूम के वो सारी सतह को देखने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी 23 जून 2021 को, इसके 60 साल हो गए, यानी कि 23 जून 1961 को बनी थी। एक्चुअली एंटार्क्टिक जैसे अपना ये अर्थ हो गया, एंड यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे एंटार्क्टिक है। तो यहाँ पे 12 कंट्रीज़ के द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई थी कि कोल्ड वॉर चल रही है। अब 12 कंट्रीज जो है वो कोल्ड वॉर कर रही है। देखो 1961 का टाइम है, एंड एक ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए कि किस तरीके से, मीन्स वहाँ पे कोई रहता तो है नहीं एंटार्क्टिक पे, तो वहाँ पे कैसे शांति बनाई जा सके। तो ये जो ट्रीटी थी इसको नेगोशिएट किया गया, फिर सिचुएशंस डिफरेंट हुई। नाउ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। अब काफ़ी कंट्रीज़ के यहाँ पे इंटरेस्ट भी रहते हैं, मीन्स साइंटिस्ट ही रहते हैं वहाँ पर। तो रिसोर्सेज जो है वो तो वहाँ पर खैर बहुत कम है, लेकिन चाइना के इंटेंशंस हैं एंटार्क्टिका के अंदर। चाइना ने भी इस ट्रीटी को ज्वाइन किया 1983 में, फिर एक कंसल्टेटिव पार्टी भी बना 1985 में। देन एंटार्क्टिक की तरफ कि हाँ फ्यूचर में भी यहाँ पे कुछ देखा जा सकता है। तो फिर मना किया गया, कॉल्स आई भाई कि आप एंटार्क्टिक की माइनिंग मत करो, अदरवाइज आपने मीन्स बाकी जो अर्थ का पार्ट है वो तो छोड़ा ही नहीं है। अब वहाँ पे भी अगर आप माइनिंग वगैरह करोगे सो दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट तो होगा ही होगा, साथ में क्लाइमेट चेंज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया 1959 में वॉशिंगटन में 12 कंट्रीज़ ने कि इसको डीमिलिटराइज्ड जोन करना है। मीन्स सिर्फ यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होगी, कोई मिलिट्री का काम नहीं होगा। अब ये 12 सिग्नेटरीज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, सॉरी चिले, फ्रांस एंड जापान है, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका है, एंड यूनियन ऑफ सोशल यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। तो इसको आपको ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो 1961 में ये ट्रीटी आई, एंड अभी इसके अंदर 54 पार्टीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरीस के अंदर है, ठीक है, जो 60 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है उसके नीचे एंटार्क्टिका को माना जाता है। तो एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, कोई भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर ना करें कि ये हमारी टेरिटरी वो तुम्हारी टेरिटरी। 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी बनी। 1972 में कंजर्वेशन हुआ कि भाई मतलब एक कि हमें एंटार्क्टिक सील्स को कंजर्व करना है, उसके लिए कन्वेंशन बनी 1918 में कि वहाँ पे जो मराइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंजर्व करना है। 1991 में एंटार्क्टिक ट्रीटी का एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये था आपका एंटार्क्टिक ट्रीटी। देन देखिए ब्लैक सी। तो ब्लैक सी आपको यूरोप के साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा, एंड एशिया एंड टर्की किस तरीके से कॉन्टिनेंट इसको टच करते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, ठीक है, ध्यान रखने हैं ये आपको। मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है बॉस्पोरस स्ट्रेट से, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। फिर सी ऑफ मरमरा एंड डार्डेनलीज स्ट्रेट, देन साउथ में एगन सी एंड सी ऑफ क्रेटे। ब्लैक सी जो होता है वो सी ऑफ एजोव से कनेक्ट होता है बाय स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो स्ट्रेट ऑफ कर्च से कौन कनेक्ट करता है, सी ऑफ एजोव। तो ये आप डायग्राम देखिए।
इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका कर्च आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सी ऑफ एजोव है। तो यहाँ पे किसने कनेक्ट किया, कर्च स्ट्रेट ने सी ऑफ एजोव से। यहाँ पे देखिए सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे आपकी एगन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये डार्डेनलीज जो आता है, ये सी ऑफ मरमरा, ये एगन सी, ये मेडिटेरेनियन, ये आपका टर्की है। ओके, ये आपका रशिया है, ये आपका बुल्गारिया है, ये आपका रोमानिया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका जॉर्जिया है, ठीक है। तो बाकी आपको 2-3 कंट्रीज़ के नाम और ध्यान रखने हैं। एक तो यूक्रेन, यूक्रेन को देखो, यूक्रेन और यूक्रेन का जो क्रीमिया था वो किस तरीके से रेफरेंडम करके रशिया ने हत्या लिया था, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन दोनों है, रोमानिया एंड बुल्गारिया है, जॉर्जिया एंड टर्की है, ठीक है। चलिए देन देखिए पोसोन। पोसोन क्या है, पोसोन पोआ एक फेस्टिवल है जो कि श्रीलंका के अंदर मनाया जाता है 3rd सेंचुरी बीसी से, कि बुद्धिज़्म का अराइवल हुआ था। एंड यहाँ पे जो माउंटेन है मिहिन तले, जहाँ पे अराहत महिंदा थेरो ने बुद्धिज़्म को सिखाया था श्रीलंका के राजाओं को। चलिए तो अब हम 27 जून के करंट अफेयर्स और करेंगे। सो 27 जून 2021 के करंट अफेयर्स भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। सो देख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हम संत कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उन्होंने किस तरीके से बैंक को 8,441 करोड़ रुपए दिए हैं। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया ने जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयर कैसे कंप्लीट किया, तो वो भी हम देखेंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पर ही रहने वाला है। फैक्ट्स फॉर प्लिम्स के अंदर हम ये 3 पॉइंट और देखेंगे। सबसे पहले संत कबीरदास की जयंती। कबीरदास जयंती जो होती है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है 24 जून को। एंड काफ़ी अच्छे सेंट, पोइट एंड सोशल रिफॉर्मर थे जो कि 15th सेंचुरी के अंदर थे। एंड इनको द सुप्रीम बीइंग कहा जाता है। एंड भक्ति मूवमेंट को इन्होंने मीन्स फैलाया ना। ये किसी डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते थे, हर रिलीजन को मानते थे। एंड इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उसको कहते थे कबीर पंथ। एंड जो मेंबर होते थे उन्हें कहते थे कबीर पंथीज ना। स्वामी रामानंद का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। एंड जो कबीरदास की जो आइडियोलॉजी थी उसको इन्फ्लुएंस किया काफ़ी ज़्यादा स्वामी रामानंद ने, जिन्होंने कबीर को अपना डिसाइपल बनाया, ठीक है। तो रामानंद के जो डिसाइपल थे वो कौन थे, कबीर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये आपके संत कबीरदास हैं। एंड ये आपने सुने होंगे बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, ठीक है। ये ध्यान रखने आपको। गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने ही फाउंड किया। एंड जो मेजर वर्क था इनका, जो भी काम था उसको कलेक्ट किसने किया, 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने। इनको कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उन्होंने बैंक को 8,441.50 करोड़ रुपीस दिए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, क्योंकि फ्रॉड किया था किसने, विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी आएगा यहाँ पे। तो ये लोग क्या करे थे, पैसा लूट कर भाग गए थे। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी को बेच कर पैसे जो है वो इकट्ठे किए गए, अराउंड डबल पैसे इकट्ठे किए गए, लेकिन अभी आधे दिए गए हैं बैंक को। जैसे इनका बैंक बैलेंस हो गया 34 करोड़ का, फ्लैट हो गए बैंगलोर एंड मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर इनका इंडस्ट्रियल प्लॉट था, ठीक है। ये विजय माल्या का है। कूर्ग में इनकी कॉफ़ी प्लांटेशन थी, बेंगलुरु के अंदर इनकी प्रॉपर्टी थी किंगफिशर टावर की, ठीक है। पेरिस में भी इनके जो प्रॉपर्टी है वो ली गई है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के भी जो है काफ़ी सारे 10 ऑफिस प्राइमिसेस थे मुंबई के अंदर, सोलर पावर प्लांट थे, ठीक है। एक विंड मिल थी जैसलमेर के अंदर, यूएई में इनके जो बने बनाए घर थे। तो देखो, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उन्होंने इनके जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। तो 80% पैसा जो है वो रिकवर कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लग्जरी कार्स, वॉचेस, हैंडबैग्स एंड फैक्ट्रीज थी इनकी थाईलैंड के अंदर, लंदन में प्रॉपर्टी थी, न्यूयॉर्क, हांगकांग के अंदर इनके काफ़ी सारे वैल्यूएबल्स रखे हुए थे। तो ईडी ने यही कहा कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की पैसा घपला करके भाग गए, हमारी कंट्री की हालत ख़राब करके चले गए। तो इस वजह से इन तीनों जो है वो मीन्स भगोड़े निकले, ओवरसीज़ भाग गए। तो प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है। तो जो विजय माल्या है उसको तो देखो, जो वेस्टमिनिस्टर एक्स्ट्राडिशन कोर्ट था उन्होंने भी कहा था कि आप इनको इंडिया ले जा सकते हैं। यूके के हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था, लेकिन मैटर जो है वो यूके के होम डिपार्टमेंट में अभी पेंडिंग पड़ा है।
जबकि वेस्टमिंस्टर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्होंने कह दिया है कि मोदी को भी इंडिया आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये नीरव मोदी हैं। मिस्टर चोकसी को तो पकड़ के लाई गया, वो तो डोमिनिसा के अंदर घूम रहे थे, कैरेबियन सी में एक कंट्री है। नाउ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1956 में बना था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है। एंड फैमा के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो उसे ये धर दबोच लेते हैं। 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है। दो लॉज को ये फॉलो करते हैं, एक तो फैमा एक्ट 1999, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अंदर देखिए कौन कौन होता है, तो जो पर्सोनल होते हैं वो तो होते ही होते हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब भी होते हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग ये केसेस को देखते हैं, ओके। एंड वही जो आपका COFEPASA के अकॉर्डिंग, POSO के अकॉर्डिंग मीन्स जो भी स्मगलिंग एक्टिविटी करता है तो उसको प्रिवेंट करना एंड फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के साथ मिलके सेशन कोर्ट्स जो हैं उनको स्पेशल कोर्ट बना सकती है कि ये आप इन चीज़ों को देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कीजिए। जो भी अपील होगी वो सीधा हाई कोर्ट में जाएगी इसके बाद, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट के अंदर। देन देखिए गुजरात के पास सी लगती है, तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया है, एक गिफ्ट सिटी, क्योंकि गिफ्ट सिटी आपने पेपर के अंदर भी काफ़ियों में पूछा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो इनका एक MOU साइन हुआ है कि गांधीनगर गुजरात के अंदर हमें एक क्लस्टर बनाना है। तो ये पहले तरीके का मीन्स एक पहली बार ऐसी कोई चीज़ बनेगी जहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे मैरीटाइम एंड शिपिंग के बीच अंदर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अराउंड 35 आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। तो ये अभी जो भी आर्बिट्रेशन होती है वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर सुनी जाती है। तो अगर ये बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहेगी। गिफ्ट सिटी एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद के पास एंड इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। एंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है साबरमती रिवर के ऊपर। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का मतलब क्या है कि जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके जुरिस्डिक्शन को बताना कस्टमर्स को, अगर उसके आउटसाइड भी है मीन्स बिल्कुल डिटेल में बताना, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, सर्विसेज क्या क्या हैं। एंड लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर भी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के पार्ट है। नाउ क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर आपको फंड रेज करना है तो आप कर सकते हो, एसेट्स को मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो, वेल्थ को मैनेज कर सकते हो, टैक्स को मैनेज कर सकते हो, ट्रेजरी को मैनेज कर सकते हो, रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं उनका मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज़ को भी ये ध्यान में रखता है। देन देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया ने चेयरमैनशिप कंप्लीट कर ली अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक। तो 35 ईयर्स के बाद इंडिया को चेयरमैनशिप मिली थी। एंड ये एक ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे आप प्रोग्राम्स, एजेंडा, बजट बनाते हैं, डायरेक्टर जनरल को डिसाइड करते हैं। तो ये जो गवर्निंग बॉडी होती है ये मिलती है जिनेवा में एंड ये बहुत हाई पोस्ट होती है। तो ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से लेके 1919 में, तो जब ख़त्म हुई थी 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस से ये बनी थी, लीग ऑफ नेशंस ने इसको बनाया था। ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 में। एंड ये गवर्नमेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को, सबको इकट्ठे मेन से लेकर आती है। हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। नाउ की रिपोर्ट्स क्या है, 2 रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दूसरा वर्ल्ड वेज रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं, इनके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि फ्रीडम है एसोसिएशन की, राइट टू ऑर्गेनाइज है, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग है, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है, अबॉलिशन करना है फोर्स्ड लेबर का, मिनिमम एज कन्वेंशन है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, इक्वल रेम्यूनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कन्वेंशंस भी आपको ध्यान रखनी होंगी। FATF दोबारा से ग्रे लिस्ट पर रहने ही वाला है, क्योंकि 26/11 में जो इन्होंने हाफिज़ सईद एंड जो मीन्स जो मसूद अजहर है, तो ये इनके खिलाफ इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। जून 2018 से ग्रे लिस्ट में ही है। 26 जो एक्शंस है वो तो कंप्लीट कर लिए हैं 27 में से, लेकिन फिर भी इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। अब FATF क्या है,
देखो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो आपका जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ हो गया, तो वो आपके कौन थे, जैश ए मोहम्मद थे एंड लश्कर ए तैयबा था, ठीक है। जबकि जो पाकिस्तान को एफएटीएफ में रखा है वो हफीज़ सईद एंड मसूद अजहर को रखा है, ठीक है। तो HSMA, तो ऐसा कि पाकिस्तान जैसा कोई नहीं तो हमसा कोई नहीं, तो HSMA, तो इस तरीके से आप ध्यान ज़रूर रखें। एफएटीएफ G7 का, जो G7 कंट्रीज़ है, US है, UK है, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, तो ये सब इसकी कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने ये बनाया था, इसलिए बनाया था कि पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, तो उसको क्या करना है, रोकना है। तो 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड हुआ था, क्योंकि तब उस टाइम पे जो यूएस था उसके जो 2 बिल्डिंग्स थे उसके अंदर प्लेन्स घुसा दिए गए थे। फिर 2012 में ये कहा गया कि जो कोई वेपन बनाता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए उसको भी हम देखेंगे। अभी इसके अंदर 37 मेंबर्स जुरिस्डिक्शन है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लैक लिस्ट के अंदर देखिए 3 कंट्रीज़ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और एक और है, वो आप बताइएगा। एंड ये ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो जिन्हें सब कुछ मिलना बंद हो जाता है। क्या क्या, अभी वो मैं आपको बताऊंगी भी। ग्रे लिस्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, कि आप करिए, काम ठीक करिए, अदरवाइज आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर देखिए ग्रे लिस्ट में होता है तो हो सकता है IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से सैंक्शन हो, लोन मिलने में प्रॉब्लम हो, आपका ट्रेड कम हो सकता है, बॉयकॉट हो सकता है, ठीक है। जबकि ब्लैक लिस्ट के अंदर आपको सब कुछ ही मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ग्रे लिस्ट के बारे में इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। चलिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स भी हम फटाफट देखते हैं। एक तो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बना है, 1997 में ही बना था। तो मैरीटाइम के लिए है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्ट्स हो गए, प्राइवेट पोर्ट्स हो गए, तो इनका ध्यान रखना है, इनकी डेवलपमेंट करनी है। प्रोजेक्ट सी बर्ड इंडिया का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि वेस्ट कोस्ट के करवार रीजन के अंदर बन रहा है। एंड नेवल बेस बनेगा, नेवल बेस बनेगा। स्यूज़ कैनाल, स्यूज़ कैनाल तो देखिए इधर पड़ जाता है, इस तरफ अपना इंडिया का वेस्ट है, तो यहाँ पे स्यूज़ कैनाल के ईस्ट में, तो दोबारा से यहाँ पे भी ट्रेड इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज प्रोजेक्ट सी बर्ड। सी बर्ड क्या होता है, पानी के लिए होता है, तो वहाँ पे नेवी काम करती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाइना ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन तिब्बत के अंदर लॉन्च की गई, मतलब इंडिया के बॉर्डर के पास, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। एंड फुली इलेक्ट्रीफाइड बुलेट ट्रेन है, ये ल्हासा एंड निंगची को कनेक्ट कर रही है एंड अरुणाचल प्रदेश के पास बनाई है। तो ये इनके सिचुआन तिब्बत रेलवे का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को, जिसको यारलोंग जैंगबो कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये चाइना तिब्बत का रूट है, ये आप रेड लाइन के अंदर देख रहे होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के पास इन्होंने बनाई है। ये शिगाटसे है, ठीक है, ये यिंगची है। तो इस तरीके से इन्होंने इंडिया के बॉर्डर के पास ये बनाया है। ओके, सो 2 दिन के करंट अफेयर्स थे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, बट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। इसके बाद आप इनसाइट्स की क्विज एंड मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर करके देखें। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। कल करंट अफेयर की वीडियो नहीं आएगी, ओके, क्योंकि कल आपके संडे को पोस्ट नहीं होते हैं करंट अफेयर। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।